गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर शिप्रा भारद्वाज आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रही थी। हम आज से नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स, बहुनाभिकीय हाइड्रोकार्बनिक पदार्थ। इनमें हम देख सकते हैं हमारा नाभिक से तात्पर्य यहाँ पर बेंजीन रिंग से है। तो ये आपको दिखाई दे रही है। हाँ, विभिन्न प्रकार के पॉलीन्यूक्लियर, दो तरह के हम पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन जानते हैं, जिनमें कि दो जो बेंजीन रिंग हैं वो किसी एक बंध द्वारा सेपरेट होती हैं। इन्हें हम आइसोलेटेड नाभिक वाले अणु बोलते हैं या मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। जबकि जिनमें फ्यूज्ड होती हैं जो रिंग्स हैं उनमें दो या दो से अधिक कार्बन कॉमन होते हैं, तो इसे हम फ्यूज्ड रिंग्स बोलते हैं। तो ये यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं। ये है डाइफेनल, ये है ट्राइफेनल, लेकिन इनके बीच में यहाँ पर एक एक जो कार्बन है वो बीच में एक बंध उपस्थित है, दो कार्बन के बीच में, या डाइबेंजिल दिखाई दे रहा है आपको। इसी तरह से जो दूसरा हमारा पदार्थ है वो फ्यूज्ड है, जो यहाँ पर दो कार्बन या दो से अधिक कार्बन शेयर हो जाएंगे तो ये कहलाएगा फ्यूज, जैसे कि नेफ्थलीन, एंथ्रेसिन। तो हम इन फ्यूज्ड वाले मॉलिक्यूल्स को पहले पढ़ेंगे। सबसे पहला इसमें सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है नेफ्थलीन, जो आपको दिखाई दे रहा है। तो हम इसको नेफ्थलीन को स्टार्ट करते हैं। इसके सबसे पहले बनाने की विधि हम देखते हैं। कोल तार में एक अलग सी आपको पंजेंट सी स्मेल, जो कोल तार होता है उसको जब हम स्मेल करते हैं तो एक अजीब सी स्मेल हमें मिलती है। या हम कहें कि जो हम कपड़ों में सर्दियों में बॉल्स रखते हैं उनमें जो स्मेल आती है उसमें कुछ मात्रा में नेफ्थलीन उपस्थित होता है। वो वाली जो स्मेल है वो नेफ्थलीन होता है। तो कोल तार से हम इसको विभिन्न विधियों द्वारा सेपरेट कर सकते हैं। कोल तार में जब हम NaOH डालते हैं तो जो फिनॉल है, जो वो फिनॉलिक जो उसकी स्मेल है, और वो वहाँ पर सोडियम सॉल्ट में परिवर्तित हो जाता है और अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं। उसके पश्चात में हम इसको वापस से H2SO4 डालते हैं तो हमें शुद्ध जो बेस यहाँ पर हमने डाला था वो बेस न्यूट्रलाइज होकर के और हमें शुद्ध नेफ्थलीन प्राप्त हो जाती है। इसी तरह से हम पेट्रोलियम से भी एज बाय प्रोडक्ट, ये जो है मेन पदार्थ कोल तार है, लेकिन इसमें बाय प्रोडक्ट के रूप में नेफ्थलीन, पेट्रोलियम में बाय प्रोडक्ट के रूप में नेफ्थलीन बाहर निकाली जा सकती है। यहाँ पर पेट्रोलियम में से हम हाई प्रेशर और टेम्परेचर और कैटलिस्ट की उपस्थिति में नेफ्थलीन तथा मैथिल नेफ्थलीन को सेपरेट कर सकते हैं। थर्ड मेथड ऑफ सिंथेसिस है यहाँ पर नेफ्थलीन का, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। ये हम 4 फेनिल ब्यूटावाइनिन, यानी हमने यहाँ ब्यूटीन लिया है, ये जो है वो ब्यूटीन है, और इसको जब हम कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में ट्रीट कराते हैं तो इसमें से हाइड्रोजन बाहर निकल जाती है और हमें नेफ्थलीन प्राप्त होती है। इसके अलावा नेक्स्ट मेथड ऑफ सिंथेसिस यहाँ पर आप देख सकते हैं। हम H2SO4 से इस कीटोनिक इस एसिडिक मॉलिक्यूल का, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड लिए हुए है, इसको हम H2SO4 कंसनट्रेट H2SO4 से ट्रीट कराते हैं, गर्म करते हैं यहाँ पर हम इसको, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। फर्स्ट स्टेप में हमें ये कीटोन प्राप्त होता है। इसके पश्चात इस कीटोन में, क्योंकि इसका जो समावयवी रूप है वो ज़्यादा स्थायी है, इसलिए ये अपने समावयवीकरण के द्वारा अल्फ़ा नेफ्थॉल में बदल जाता है, या 1-नेफ्थॉल इसे हम कहते हैं, उसमें बदल जाता है। फिर इसको जब हम जिंक की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो इसमें से ZnO बाहर निकल जाता है गर्म करने की वजह से, और हमें नेफ्थलीन प्राप्त होता है। इसके नेक्स्ट स्टेप में हम देखें बेयर एंड परकिन सिंथेसिस। बेयर परकिन सिंथेसिस में हम एसिटो एसिटिक एस्टर, जो मेलानिक एस्टर यहाँ पर लिया गया है। हम अपनी पिछली कक्षाओं में इसके बारे में काफ़ी हद तक पढ़ चुके हैं, और हम ये जानते हैं कि जो रिएक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स होते हैं वो कई दूसरे पदार्थों के सिंथेसिस में काम में लिए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेलानिक एस्टर है। उस मेलानिक एस्टर को हमने NaOH से ट्रीट कराया था तो हमने उसका सोडियम सॉल्ट बना लिया। सोडियम सॉल्ट का जब हम यहाँ पर इस मॉलिक्यूल से अभिक्रिया कराते हैं तो दो मॉलिक्यूल यहाँ पर NaBr के बाहर निकल जाते हैं, और जो इथोक्साइड ग्रुप है, जो एस्टर ग्रुप है, वो यहाँ पर आकर के इस तरह से जुड़ जाता है। अगर हम इसको एलोब्रेटेड फॉर्म में लिखना चाहें तो बेंजीन रिंग पर यहाँ पर CH
और 2 COOH यहाँ पर लग जाते हैं, प्लस एक कार्बन और है जो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, CH, फिर इसके बाद CH2 है ये, CH2, मैं वापस से क्लियर आपको अच्छे से लिख के बता देती हूँ। ये जो मॉलिक्यूल है ये इस तरह से होगा, यहाँ पर CH2, इसके पश्चात यहाँ पर एक सोडियम हटने के बाद में कार्बन है, कार्बन पर 2 मॉलिक्यूल्स, ये यहाँ पर ये थोड़ी सी मिस्टेकन है, CH है, ये कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, राइटिंग में गड़बड़ हो गई है। CH, COO, C2H5 और एक और यहाँ पर COO, C2H5 उपस्थित होता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो हाइड्रोलिसिस करने के साथ में इसका जो नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, इस तरह से एक साइक्लिक स्ट्रक्चर यहाँ पर बन जाता है। इनके निकलने के बाद में यहाँ पर कुछ बॉन्डिंग की मिस्टेक्स मुझे नज़र आ रही है, मैं अपना इसका करेक्शन कर दूं। ये यहाँ पर मेलोनिक एस्टर बनने के बाद में उसका हमने डाइमराइजेशन कराया हुआ है, तो यहाँ पर एक बंध और है जो दिखाई नहीं दे रहा है हमें। तो इसकी वजह से क्या है, ये यहाँ से ये निकल करके बाहर हो जाता है और यहाँ पर जो बनता है वो इस तरह से CH2, CH2 और इसके अलावा ये यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है, ये इस तरह से बन जाता है और यहाँ 2 एस्टर ग्रुप इस पे लगे हुए होते हैं। तो जो हमें साइकिल बनाना था, एक्चुअली यहाँ पर एक बेंजीन रिंग है, उसके बाद दूसरी बेंजीन रिंग के निर्माण के लिए हमें यहाँ पर साइकिल बनाना था। उस साइक्लिक मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। इसके बाद हम इसका जल अपघटन करते हैं और हमें ये जल अपघटन के पश्चात ये मिलता है, यहाँ आप देख सकते हैं एसिड बन जाता है। फिर हम इसकी सोडा लाइम से ट्रीट कराते हैं ताकि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएं। तो सारे कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बाहर निकल के साइक्लिक कंपाउंड बन जाता है, टेट्राहाइड्रोनेफ्थलीन बनता है। और इसका हम अपचयन कर दें या हम इससे हम हाइड्रोजन बाहर निकाल दें, तो ऐसी स्थिति में इससे यहाँ पर नेफ्थलीन का निर्माण हो जाता है। ये अभिक्रिया कहलाती है बियर-पार्किन सिंथेसिस। अब इसके नेक्स्ट हम देखते हैं हावर्ड सिंथेसिस। हावर्ड सिंथेसिस में हम इसमें सक्सिनिक एनहाइड्राइड काम में लेते हैं और जिंक अमलगम के साथ इसका नेक्स्ट स्टेप में हम अपचयन कराते हैं और पैलेडियम के साथ में विहाइड्रोजनीकरण करते हैं। पैलेडियम का कार्य विहाइड्रोजनीकरण का होता है। तो ये अभिक्रिया हम यहाँ देख सकते हैं। बेंजीन की हमने सबसे फर्स्ट स्टेप में सक्सिनिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया कराई है। तो फर्स्ट स्टेप में ये इस तरह से आ करके यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला अणु इस तरह से यहाँ जुड़ जाता है। इसके पश्चात नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आप देख सकते हैं हम इसका अपचयन कराते हैं, तो जो कीटोनिक समूह है वो CH2 में परिवर्तित हो जाता है और नेक्स्ट स्टेप में इसकी सल्फ्यूरिक एसिड से अभिक्रिया कराने पर ये हमें टेट्रालोन देता है। जिंक से नेक्स्ट स्टेप में हमने इसका अपचयन कराया है, तो हमें ये जो कीटोनिक समूह है वो हट जाता है और यहाँ पर ZNO बाहर निकलता है, हम सब जानते हैं। और इसके पश्चात यहाँ पर हम इसको पैलेडियम से अभिक्रिया कराते हैं तो हमें नेफ्थलीन प्राप्त होता है। चलिए इसके नेक्स्ट हम देखते हैं बिर्च सिंथेसिस। ये सभी नेम रिएक्शंस हैं और जनरली परीक्षाओं में पूछी जाती है नाम रिएक्शन के आधार पर, या सिंथेसिस कैसे किया जाए इस बेसिस पर भी पूछा जा सकता है। बिर्च रिएक्शन में हम अल्फा टेट्रालोन नाम का ये पदार्थ लेते हैं, अल्फा टेट्रालोन ये, और इसको हम क्योंकि ये जो कीटोनिक समूह है रेजोनेंस के द्वारा स्थायी होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कीटोनिक अल्कोहलिक समूह से स्थायी हो गया है। और इसके पश्चात हम इसमें NaOH डालें, हम इसका क्षारीय माध्यम रखें, तो ऐसी स्थिति में ये OH बाहर निकल करके और हमें नेफ्थलीन देता है। ये सभी जो थी इसकी नेफ्थलीन की विभिन्न बनाने की विधियाँ थी। इसके पश्चात अब हम देखते हैं इसकी विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएँ, इसके गुण
तो एस बेंजीन दो रिंग्स एक साथ लगी हुई हैं, तो उन बेंजीन रिंग पर विभिन्न अभिक्रियाएं संभव हैं, जैसे कि अपचयन अभिक्रिया। सबसे पहले अभिक्रिया हम देखते हैं योगा। दो तरह की अभिक्रियाएं हमेशा बेंजीन पर होती हैं। योगात्मक अभिक्रियाएं हालांकि बेंजीन के बहुत अधिक या नेफ्थलीन का है, इसमें दो बेंजीन रिंग के, इनके बहुत अधिक स्थायित्व की वजह से योगात्मक अभिक्रियाओं को कराने के लिए हमें बहुत हार्श कंडीशन का या बहुत अधिक ताप या दाब या कैटलिस्ट का प्रयोग करना पड़ता है, जबकि बेंजीन या नेफ्थलीन अपने प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के लिए अधिक जानी जाती हैं। तो हम अभी पहले देखते हैं योगात्मक अभिक्रियाएं, जिसमें कि हम सबसे पहली स्टेप में बेंजीन पर हाइड्रोजन का योग कर रहे हैं। यहाँ पर हमने सोडियम और इथेनॉल की उपस्थिति में इसको गर्म किया है, तो फर्स्ट स्टेप में हमें 1,4 डायलीन मिल रहा है, और उसका फिर रेजोनेंस के द्वारा या हम कहें टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ ये 1,2 डायलीन में परिवर्तित हो सकता है। इसके नेक्स्ट हम देखें, हमने आइसोएमिल अल्कोहल के साथ में अगर हम यहाँ हमने इथेनॉल लिया था, अभी हम टेम्परेचर ज़्यादा लेंगे और आइसोएमिल अल्कोहल हम काम में ले रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो हाइड्रोजनीकरण है उससे एक पूरी रिंग का हाइड्रोजनीकरण हो जाता है। यानी यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम्स ऐड हो रहे थे, यहाँ पर अभी 4 हाइड्रोजन एटम्स ऐड हो रहे हैं। चलिए इसके नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर हम निकल की उपस्थिति में और टेम्परेचर और बढ़ा दें, हाइड्रोजनीकरण करें, तो फर्स्ट स्टेप में 4 हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ते हैं, और दूसरी स्टेप में और अधिक टेम्परेचर बढ़ाने पर हम दूसरी रिंग पे भी हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं और हमें डेकालीन प्राप्त होता है। चलिए इसके नेक्स्ट हम देखते हैं हेलोजन का योग। हेलोजन का योग कराने के लिए भी हम किसी पदार्थ का कैटलिस्ट के रूप में उपयोग करते हैं। यहाँ पर हमने क्लोरीन की अभिक्रिया करवाई है, तो हमें फर्स्ट स्टेप में 2 क्लोरीन एटम्स इस परमाणु पर जुड़े दिख रहे हैं, और इससे आगे हम चलें तो 4 क्लोरीन के एटम्स भी इस पर जुड़ जाते हैं। इस क्लोरीन के एटम के जुड़ने के बाद में यदि इसका हम ऑक्सीडेशन करा दें तो हमें थैलिक अम्ल प्राप्त हो सकता है। हम नेफ्थलीन के टेस्ट में भी इस अभिक्रिया को काम में ले सकते हैं कि नेफ्थलीन का हमने पहले क्लोरीनीकरण कराया और उसके पश्चात हमने उसका ऑक्सीकरण करा दिया, तो हमें थैलिक अम्ल प्राप्त हुआ। चलिए इसके आगे हम देखें, जो हमने डायक्लोरो या टेट्राक्लोरो यहाँ पर उत्पाद बनाया था पहली स्टेप में, ये हमने उत्पाद बनाए थे, इनको हम आगे और कई उत्पाद बनाने में काम में ले सकते हैं। अगर हम 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको हीट करें तो फर्स्ट स्टेप में हमें 1 क्लोरोनेफ्थलीन प्राप्त हो सकता है। यदि हम इसमें NaOH डालें और हीट करें तो हमें 1,3 डाइक्लोरोनेफ्थलीन भी प्राप्त हो सकता है। चलिए इसके आगे हम देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन विथ सोडियम। सोडियम से अभिक्रिया कराने पर हमें इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाला ऋण आवेशित मुक्त मूलक प्राप्त होता है। ओजोन से अभिक्रिया कराने पर, जैसा कि ओजोन की प्रकृति है वो किसी भी द्विबंध पर जुड़ करके और उसके बाद अगर उसका जल अपघटन कराया जाए तो वो टूटती है और हमें विभिन्न उत्पाद मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओजोनीकरण कराने पर ये 2 यहाँ पर ओजोन के मॉलिक्यूल जुड़े हैं, और इसके बाद इसका हमने जल अपघटन कराया है, तो ये ब्रेक डाउन यहाँ से इस तरह हुआ है और ये ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकल गई, तो हमें ये एल्डिहाइडिक फॉर्म में यहाँ पर थैलेल्डिहाइड प्राप्त होता है, जिसमें कि 2 एल्डिहाइडिक ग्रुप जुड़े हुए हैं। चलिए इसके नेक्स्ट हम देखते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण के भी अलग अलग हम अपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीकरण के भी अलग अलग रिएजेंट्स होते हैं, जो ऑक्सीकरण को कितने लेवल तक करना है ये हमें बता देते हैं। अगर हम सांद्र और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लें तो कई बार जो अणु है वो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इत्यादि में टूट जाता है। लेकिन यही ऑक्सीकारक पदार्थ अगर कंट्रोल्ड हैं या माइल्ड हैं तो जो हमें अंतिम उत्पाद है वो कुछ और प्राप्त होता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, हम मरकरी सल्फेट और H2SO4 के साथ में, जो कि सांद्र है, अगर इसका ऑक्सीकरण कराते हैं तो हमें थैलिक एनहाइड्राइड प्राप्त होता है। इसकी जगह अगर हम अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट काम में लें तो हमें
थैलिक अम्ल प्राप्त होता है। और अगर हम क्षारीय KMnO4 काम में ले तो हमें थैलोनिक अम्ल यहाँ पर प्राप्त होता है। तो ये डिपेंड करता है कि जो हमने ऑक्सीकारक पदार्थ लिया है उसकी सामर्थ्य कितनी है। इसके आगे हम नेक्स्ट चलें। क्रोमिक अम्ल से अगर हम ऑक्सीकरण कराते हैं, जैसा कि हम जानते हैं ये कंपैरेटिवली डिफरेंट ऑक्सीकारक पदार्थ है, तो ये हमें 1,4 नेफ्थाक्विनोन देता है। इसी तरह से अगर हम वेनेडियम पेंटाऑक्साइड से इसका ऑक्सीडेशन कराएं तो हमें थैलिक एनहाइड्राइड प्राप्त होता है। चलिए इसके आगे अब हम हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।